तो कैसे हो बच्चे आप? उम्मीद करता हूँ कल का मेरा जो लेक्चर था बायोलॉजी का वो आपने पढ़ लिया होगा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है, जो ये लेक्चर देख रहा है मेरा, पहले जाके उसको पढ़ लीजिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी में ये चैप्टर जो है हर चैप्टर में यूज़ होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। किताबों में टिपिकल दे रखा है, मैंने इसको बहुत आसान भाषा समझाया है और आप इसको दिनचर्या में इसको यूज़ भी करना है इसको, कि हाँ हमारी बॉडी के फंक्शन में इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है इसका। ठीक है, तो अब इससे शुरुआत करते हैं। ये पार्ट 2 है हमारा सेल का। अब मैंने बताया था, मैंने आपको कोशिका कैसे बनी थी कल, तो याद करो। मैंने बताया था सूरज था, सूरज में विभाजन हो गया था, टूट गया था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी और क्या क्या हुआ था वो अब जाकर देखिए पिछले लेक्चर में। उसके बाद सबसे पहले समुद्र में जो बना था वो बना था प्रोटोप्लाज्म बना था हमारा, प्रोटोप्लाज्म बना था। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 2 द्रव थे हमारे, एक था साइटोप्लाज्म और एक था हमारा कौन सा प्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते थे? कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते थे हम? केंद्र द्रव्य। ये देखिए, ये हमारी सेल है। अभी ये सेल मानिए इसको, अब इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये सेल है, इसमें एक द्रव ये है और एक द्रव हमारा कौन सा है? ये द्रव है। इस वाले द्रव को क्या बोलते थे हम? केंद्रक द्रव्य। जो कहाँ होता है? बीच में होता है, केंद्रक द्रव्य। और बाहर, इसके बाहर जो द्रव था इसे क्या बोलते थे हम? साइटोप्लाज्म। ध्यान है कि अभी रिसेंटली अभी यूपी में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था कि बताइए कि केंद्रक के बाहर जो द्रव होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म था। तो ये 2 द्रव थे हमारे। ये दोनों द्रव हमारे सबसे पहले कहाँ थे? हमारे समुद्र में बने थे, और समुद्र में दोनों द्रव जो थे मिक्स बने थे। तो मिक्स बने थे तो उसे बोलते थे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते थे, जीव द्रव्य बोलते थे। ठीक है, यही हमारा क्या जीवन का भौतिक आधार था। और इस जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? ये एक वैज्ञानिक थे, हेक्सेले के नाम के वैज्ञानिक थे, मैंने कल बताया था। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ये क्या भौतिक आधार है? कौन? जीव द्रव्य। फिर जीव द्रव्य के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रीय द्रव्य सब अव्यवस्थित रूप से क्या था? फैला हुआ था चारों तरफ। उसको क्या हुआ था? धीरे धीरे क्या होता? व्यवस्थित रूप हुआ था, उसका मैनेजमेंट हुआ था बहुत अच्छा। मैनेजमेंट कैसे हुआ था? जो न्यूक्लियोप्लाज्म था यानी केंद्रीय द्रव्य था वो कहाँ आ गया था हमारा? वो आ गया था हमारा बीच में, जिसको बीच में। और जो साइटोप्लाज्म था वो कहाँ था? वो उसके बाहर था। इसी व्यवस्थित रूप को क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? मैंने पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा प्लीज जाकर देख लीजिए, तभी समझ में आएगा ये चैप्टर आसानी से। ठीक है, अब बात सुनते हैं यहाँ पे कि इस केंद्रक द्रव्य में क्या होता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर मैंने फिर ध्यान रखें, मैंने बताया जैसा मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंग है, ये अंग है, नाक भी अंग है, ये भी अंग है, ये भी अंग है, गला अंग है, होठ भी अंग है। ऐसी क्या इस कोशिका के भी अंग होते हैं, जिसको बोलते हैं कोशिका अंग, इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गन बोलते हैं। अब सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सेल ऑर्गन कौन से द्रव में है। तो ध्यान रखिए कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अगली पीढ़ी में गुण जाते हैं, जो ले जाते हैं ये गुण किसी को किसी की आदत है, किसी का खान पान है, जैसे कि पिताजी की सूरत बेटे से मिलती है, बेटे की सूरत पिताजी से मिलती है, बेटे के अंदर वही आदतें होती हैं जो माँ बाप में होती हैं, जो दादा में होती हैं। ये गुण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाना जो होता है, इसी को बोलते हैं क्या? अनुवांशिक गुण बोलते हैं हम। ये अनुवांशिक गुण जो ले जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, बोल जाते हैं जीन, क्रोमोसोम और डीएनए। ये सब जेनेटिक मटेरियल हैं, ये सब अनुवांशिक गुण वाले पदार्थ हैं। और ये सब कहां पाए जाते हैं? ये सब बीच में पाए जाते हैं, यानी कि किसके अंदर? केंद्र द्रव्य के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव करोगे सब पता चलेगा आपको कि हाँ सर ने ठीक पढ़ाया था, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, आरएनए। बोला सर क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो सबको समझ में आएगा, एक एक करके सबको बताएंगे। इजी है, डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। ये हर एक के बारे में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब वही होता है, इनके अंदर अनुवांशिक गुण नहीं होता है। थोड़ा सा इसके अंदर बात छुपी हुई है, होता है। मैंने कल बताया था, मैंने ये आ जाएगा। देखो कि कल मैंने बताया था थोड़ा सा गलत पढ़ा रहा हूं मैं, वो जानबूझ के गलत पढ़ाया था मैंने। क्यों? क्योंकि अगर अभी उसको कल ही उसको क्लियरफाई करने की कोशिश करता तो परेशानी हो जाती, तो लेक्चर खराब हो जाता। तो इनके अंदर अभी मान के चलिए कि इनके अंदर कोई अनुवांशिक गुण नहीं होता है, क्योंकि अनुवांशिक गुण जीन, क्रोमोसोम, डीएनए में होता है। ये कहां पाया जाता है? केंद्र द्रव्य में। इसके बाहर होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इसमें क्या पाए जाते हैं? ये सारी चीजें पाई जाते हैं, जो आपको बड़ा डर लग रहा है देख के। अभी सब बिल्कुल आसान लगेगा देख के। तो सबसे पहले ये, और यही क्या है? कोशिका के अंग हैं, यही कोशिका के अंग है। कोशिका के हर एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका का अंग जो है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, उसको मैं पढ़ रहा हूं।
अच्छा एक बात और बता दूं मैं, कुछ वन लाइन क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसको समझाने का भी कोई औचित्य नहीं है। जैसे सबसे बड़ी सेल कौन सी है, छोटी सेल कौन सी है, किसने सेल का नाम दिया है, वो तो सब हो ही जाएंगी, वो तो 5 मिनट का खेल है, लेकिन चीजें समझने वाली है उसको समझिए ना, ठीक है। तो वो सब बताऊंगा, परेशान ना हो, हर एक चीज बताऊंगा जो भी है। तो इन अंगों के बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। आज मैं बता रहा हूं मैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रहा हूं मैं। पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है, टीजीटी में कई बार आया, छोटा क्वेश्चन है ये, इसकी जो है खोज किसने की, तो कोलिकर एवं बेंडा, ये दो भाई साहब थे, इन्होंने खोज करी थी, कोलिकर और बेंडा ने खोज करी थी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी ये, ठीक है। तो इसमें समझाने वाला मेरा कुछ है नहीं, कोलिकर और बेंडा 2 बार याद करना, कोलिकर बेंडा याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ऑब्जेक्टिव में एक बार निकल गया हाथ से तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके ये, ठीक है। अब आता है क्या, इसके क्या क्या कार्य हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, तो देखो इसमें तो समझ ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसके बाद समझेंगे। देखिए मैंने ली सांस, अब इस सांस में क्या गई, वायु गई, अब वायु में अभी बताऊंगा ये सब, ये श्वसन तंत्र के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप। वायु गई और वायु फेफड़े हैं मेरे, इन फेफड़ों ने इस वायु को छाना और क्या निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई। अब ये ऑक्सीजन कहाँ गई है, मेरे शरीर में गई, जगह जगह। कौन ले जा रहा है ये ऑक्सीजन, ब्लड ले जाएगा, इजी है, अभी परेशान मत होना, आगे चल के बताऊंगा। अभी ये वायु ब्लड ले जा रहा है मेरा, एक मिनट, ब्लड ले रहा है, सॉरी, ब्लड ले जा रहा है किसको, ऑक्सीजन को। और सर ब्लड क्यों ले जा रहा है ऑक्सीजन को, तो देखिए अभी श्वसन तंत्र, अभी पूरा श्वसन होना है, श्वसन की क्रिया होनी है कंप्लीट। श्वसन की क्रिया कब कंप्लीट होती है, आखिर इस ऑक्सीजन का क्या काम है जो आरबीसी जो आपका ब्लड ले जा रहा है, और ब्लड ऑक्सीजन को ले जा रहा है फेफड़ों से, कहां तक ले जाएगा, आपके शरीर की सभी सेल तक, सभी कोशिकाओं तक ले जाएगा। कौन, ब्लड, किसको, ऑक्सीजन को ले जाएगा। पर सर ये मतलब क्या है इस ऑक्सीजन का, क्यों ले जा रहा है, क्या करेगा ये सेल के पास जाके ऑक्सीजन क्या करेगा, क्यों खामखा इतना ब्लड मेहनत कर रहा है, तो सुनिए क्या करता है। देखिए अब मैंने मान लिया, एक दूसरी घटना मैं बता रहा हूं मैंने खाया खाना। अब खाने में क्या होता है, खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं, खाने में प्रोटीन होता है, खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, खाने के अंदर ये होता है हमारा फैट होता है। इसका एक अलग चैप्टर बनाया मैंने, जस्ट इसके बाद स्टार्ट करूंगा, अभी समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, ये तीनों हमें एनर्जी देते हैं। हमें तीनों दिनचर्या में जो अभी भी बोल रहा हूं ना मैं, ये एनर्जी मिल रही है, ये किससे मिल रही है, इन चीजों से एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा भी बोलते हैं, प्रोटीन, और एक होता है हमारा फैट यानी कि वसा, इनसे हमें मिलती है एनर्जी। अब होता क्या है, मैंने मान लिया चावल खाए, मैंने चावल है, आलू है, जो भी है ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और देखिए अभी मैंने बताया तीनों चीजें एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है वो सबसे पहले एनर्जी ये मिलेगी किसे, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी से खत्म हो जाएगा। मान लिया मैंने काफी चावल खाए, 4 घंटे बाद कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, तो क्या ऐसा नहीं है कि मैं बेहोश हो गिर जाऊंगा, नहीं, फिर भी मैं काम करता हूं। क्यों, उसके बाद जो हमें एनर्जी देता है वो देता है फैट, देता है फैट। फिर फैट की बारी आती है। अब मान लिया आपने व्रत रखा 20 दिन तक, 50 दिन तक व्रत रखा आपने, और फैट भी खत्म हो गया, तो आती है लास्ट में बारी किसकी आती है, प्रोटीन की आती है। प्रोटीन की सबसे लास्ट में आती है। तीनों ही एनर्जी के स्रोत हैं, ये तीनों से ही ऊर्जा मिलती है, लेकिन सर्वप्रथम मुख्य स्रोत जो है वो आपका क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एनर्जी मिलती है। ध्यान रखें, चीनी में कार्बोहाइड्रेट है, गन्ने के में कार्बोहाइड्रेट है, आलू में है, चावल में है ना, इन समय के कार्बोहाइड्रेट ये हमें क्या देते हैं, दिनचर्या के लिए एनर्जी देते हैं। लेकिन ये एनर्जी बनती कैसे है, तो ये एनर्जी जो बनाता है ये कौन बनाएगा, आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। अब सुनिए क्या मैं आपको बताऊं, जो मैंने खाना खाया उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट पहले जाएगा आपके कहां, पेट में जाएगा, आंतों में जाएगा, और ये सब करती हैं, ये सब खाने को जो है पीसती हैं। पीसने का मतलब उसका पाचन करती हैं। अब पाचन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, अगले चैप्टर में समझ में आएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी जब ही देते हैं जब पहले इनके बारीक बारीक टुकड़े हों, बारीक बारीक टुकड़े। उन बारीक बारीक सबसे सूक्ष्म टुकड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। अभी 3 चीजें हैं, अभी आप परेशान मत होना, अगले चैप्टर में डीपली बताएंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ग्लूकोज समझ लीजिए, फ्रक्टोज गैलेक्टोज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी ग्लूकोज जो होता है वो हमें एनर्जी देता है। जो मैंने चावल खाया है, ये जो मैं खाना खाया है, उस खाने के अंदर जो ग्लूकोज है वो बना है किससे, पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र ने काम करा है तो बन गया आपका ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज ध्यान रखिए, जो मैंने भोजन है, भोजन में ये 3 चीजें हैं। अभी इस चीज की बात करेंगे, जो पाचन है हमारा, इस पाचन से क्या बना, हमारा ग्लूकोज बन गया।
बिल्कुल सही बात साहब, ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनेगी? अब इस ग्लूकोज को ध्यान रखिए, ये ग्लूकोज को अब हमें सांस जो ली हमने, इससे क्या करी है हमारी वायु, और फेफड़ों में क्या करी है, वायु को साफ कर दी है, क्या ऑक्सीजन निकली है। अब ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के पास जाएगी। अब ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया करते हैं और बनती है क्या, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अभी तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है अभी तक, अभी तो सब क्रिया हो रही है ये। अब ये एनर्जी बन गई, यहां पे एनर्जी जो बनी है, यहां पे एनर्जी जो बनी है वो बनी है एटीपी के रूप में। अब ये क्या बोला है, एटीपी। एटीपी जो है वो हमारा एक मॉलिक्यूल है, हमारा किसका, एटीपी जो है हमारी मॉलिक्यूल है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है। पहली बात तो इसकी जो फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए, ये एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट को बोलते हैं PO4 बोलते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ट्राइफॉस्फेट यानी फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल, ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन भी एक मॉलिक्यूल होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी बना हमारा। ठीक है साहब, एटीपी बन गया। अब ये एटीपी जो होता है ये एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान रखें। अब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे ही मेरे जो सेल है, सेल के पास जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, सेल इनको पहचानते नहीं है, यहां पर इनकी सेल जो है पहचानती नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। हाँ, तो यहां पे क्या है, एटीपी बना हमारा, एटीपी बोलते हैं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। अब ये जाएगा आपके सेल के पास जाएगा। अब सेल जो है उसको जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, क्योंकि शरीर की प्रत्येक सेल जिंदा है तभी तो हम जिंदा हैं, शरीर की लाखों सेल जिंदा हैं तभी तो हम जिंदा हैं, और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये सेल के पास कौन जाती है, ये एटीपी जाता है। एटीपी कहता है सेल से, भाई साहब हम आए हैं आपको ऊर्जा देने के लिए, लेकिन सेल मना कर देती है। सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ पे क्या है, वो एक तरह से काम करता है, नेता की तरह काम करता है, नेतागिरी करता है। भाई साहब कौन हो आप, बोला साहब हम एटीपी है, समझे, ऊर्जा देने के लिए आए हैं आपको। ऐसा सभी सेल में होता है ना, सभी सेल में मान के चलना। अब यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि भैया हमारे जो अंग हैं, अन्य अंग हैं, इन सबको एनर्जी की जरूरत तो है, लेकिन आप एटीपी हो, आप तो ट्राइफॉस्फेट हो, और हमारे वो जो अंग हैं, जो बच्चे हैं बेचारे, ये इनका मुंह वो छोटा सा है, तो ये आपको इतने बड़े मॉलिक्यूल को आपको नहीं खा पाएंगे। तब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया कहता है चलो मैं एक काम करता हूं, जब आप आए हो तो एक काम करता हूं, मैं आपको छोटा कर देता हूं मैं आपको। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, नेतागिरी करेगा। अब इस एटीपी को जो है, इस एटीपी को जो है छोटा कर देगा, छोटे टुकड़ों में कर देगा, यानी कि एटीपी थी ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया इसको डाइफॉस्फेट में, ट्राई माने होता है 3, डाई माने होता है क्या, 2। अब एटीपी से एडीपी बन गया, ये किसने करा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसी चीज को बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा का घर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कितने अच्छा खाना खा लो आप, कितने अच्छा खाना खा लो, एटीपी तक बन जाती है, सेल तक जाती है, सेल मना करता है गेट आउट, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें नहीं पहचानते, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका मुंह छोटा है, वो एटीपी नहीं ले पाएंगे, तो सेल तो मर जाती, सेल मर गई तो आप भी, समझे। तो यहां पर इसने माइटोकॉन्ड्रिया बोला, माइटोकॉन्ड्रिया इस एटीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, एडीपी नाम वही है, सबको टी की जगह डी कर दीजिए, एडीपी में चेंज कर देगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। यहां पे बन गई क्या, ऊर्जा बन गई, छोटे मॉलिक्यूल ऊर्जा के। अब यहां पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काम खत्म, और यहां श्वसन भी पूरा हो गया, क्योंकि देखिए श्वसन जब भी होगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, है ना। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आते हैं, तो वो हम चर्चा करेंगे फिर कभी, समझे। यहाँ पे तो वहां पे हाँ एक बात तो ध्यान रखें, जब माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करते, जब यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है तो यहाँ एनर्जी बनती है, साथ साथ में इसके 2 चीज और बनती हैं, वो भी चली जाती है सेल के अंदर। एक बनता है जल, बनता है CO2 बनता है, जल चला गया कोई बात नहीं, लेकिन CO2 तो पहुंच गई। अब ये CO2 खराब चीज है, सेल के अंदर पहुंच गई, अब ये CO2 को निकालना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखें, मैं ब्लड चैप्टर पढ़ाऊंगा कि आपका ब्लड जब जाएगा सेल तक, एनर्जी लेके जाएगा, एनर्जी को छोड़ेगा एडीपी को, और वहीं पर सेल कहेगी भाई साहब एक काम करो, CO2 हमारे पास और आ गई है। जब आप हार्ट के पास जा रहे हैं, हार्ट से आप उसमें जाएंगे, फेफड़ों में जाओगे, तो भाई साहब CO2 भी ले जाओ, ये CO2 बेकार चीज है। अब यहाँ पे ब्लड जो है, यानी कि यहाँ तक लाया ऑक्सीजन को और एनर्जी बनाई, और यहीं पर क्या बनेगा, यहीं पर हमारी CO2 भी बनी है, जो इसमें नहीं लिखा मैंने, उस CO2 को कौन लाएगा, ब्लड लाएगा। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक से हट गया हूं, नहीं समझ लेना, यानी कि ब्लड का काम क्या है, O2 को ले जाना, CO2 को वापस लाना, O2 को लाना, CO2 को वापस लाना, क्योंकि एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे क्या बन जाती है, वो CO2 बन जाती है, और वो CO2 जो है बाद में कुछ सेल में भी पहुंच जाती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, मैंने कल आपको बताया था मैंने
कि ये सारे जो अंग हैं, जो साइटोप्लाज्म में है, ये सारे अंग जो है ये अनुवांशिक गुण नहीं रखते। अब मैं आज अपनी बात को गलत सिद्ध कर रहा हूं। मैं आपको मैंने कल बताया था कि अभी गलत पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि कल मैं उसको क्लियर करता तो मामला खराब हो जाता। अब यहां पे क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एक एक्सेप्शन समझिए, इसको अपवाद समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया था। डीएनए क्या है, हमारा अनुवांशिक गुण। और नजर कितनी बार क्वेश्चन आया, ये कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए कल मैं बताता तो थोड़ा सा परेशानी रहती, तो हमें कुछ एक्सेप्शन तो याद करने पड़ेंगे, कुछ एक्सेप्शन हमें याद करने पड़ेंगे। बाकी में एक में और है, बताऊंगा, मैं समय आगे बताऊंगा। अभी माइटोकॉन्ड्रिया से माइट्रो, ये जनरल बात है कि साइटोप्लाज्म का जो भी अंग पाए जाते हैं डीएनए नहीं पाए जाते, लेकिन अपवाद के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। भैया याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया है, ये बार बार आता है, ये रेलवे जैसे एग्जाम के लिए तो ये बार बार परेशान करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि देखिए एटीपी से एडीपी में किसने चेंज करा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया चेंज करा है। पावर हाउस हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या, ऊर्जा का घर बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, ऊर्जा का घर, यानी कि क्या, पावर हाउस, क्योंकि एटीपी से एडीपी में कौन चेंज करा है, माइटोकॉन्ड्रिया नेतागिरी करता है, ध्यान रखिए। इसके बाद सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी सेल पाया जाता है, तो देखिए हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि बताऊंगा ग्रंथि क्या होती है आगे चल के। लीवर होता है, लीवर के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और लीवर बहुत काम करता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लीवर खराब तो सुना होगा, ज्यादातर हर बीमारी में लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे पीलिया हो, कोई सी बीमारी हो, तो लीवर स्ट्रॉन्ग, तो आप स्ट्रॉन्ग, तो लीवर को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो ध्यान रखें, है ना। तो इसके अंदर ध्यान रखें, लीवर में, मनुष्य के शरीर में लीवर में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। इसलिए अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से होता है, उसमें कुछ इस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं, यह याद करना पड़ेगा आपको। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कि बताइए क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं। क्रिस्टी एक छल्ले नुमा संरचना होती है, क्रिस्टी पाया जाता है कहां, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट में रिवीजन कर रहा हूं जल्दी जल्दी। तो ये पार्ट 2 है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एक अंग है, किसका, सेल का अंग है। सेल कहां से आई थी, बैक जाइए, वहां पर प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। उसका व्यवस्थित रूप क्या हो गया, हमारा सेल हो गया। सेल में क्या है, ये अंग है। अभी एक अंग को पढ़ाया मैं आज, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं जो हम भोजन खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन होने के बाद छोटा मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज अभी सांस जो ली वहां से गई, क्या, ऑक्सीजन गई, इन दोनों क्रिया होती है, बनती है एनर्जी। एनर्जी के मॉलिक्यूल होते हैं बहुत बड़े, यानी कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन ये हमारी कोशिका जो है इसको एंटर नहीं करने देती, समझे। तब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कोई बात नहीं, मैं छोटा कर दूंगा इसके अंदर, तुम बैठो आराम करो यहाँ पे। तो यहाँ पे बन जाता है क्या, एडीपी बन जाता है, छोटा मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये एडीपी आपकी सेल में जाएगी, और सेल में इन सबको ऊर्जा की आवश्यकता है। इस एडीपी का यूज सभी सेल, सभी ऑर्गन जो है जिंदा रहने के लिए इसका यूज करेंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम पावर हाउस बोलते हैं। तो इसके बारे में समझ लिए, बहुत अच्छी नॉलेज है, ये आपके शरीर में होता है। ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो चाहे कितने बादाम खा लो आप, कितने बादाम खा लो, कितने काजू खा लो, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा। तो एटीपी ऊर्जा जाएगी, और वो एटीपी ऊर्जा ऐसे निकल जाएगी, सेल तक तो ऊर्जा पहुंचेगी नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हुआ चैप्टर। तो इसके मैं नोट्स दूंगा, जिसको उतारना है उतार लीजिए, जिसको नोट्स दूंगा टेलीग्राम में डालूंगा, है ना। और यह बाकी जो है इसके अंदर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये बड़ा टॉपिक था, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। इसके अंदर सिर्फ ये टॉपिक एक दिन का है। ये तो सब लगभग मैं समझता हूँ ये 15-20 मिनट में 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। एक बार पढ़ लीजिए, जीवन भर के लिए ये इसको फिर समाप्त करिए, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ाएंगे। और भैया पसंद आ रहा है आपको तो अपने दोस्तों को बताइए, और जरूरी है कि सभी शिक्षा लें, क्योंकि देखिए परेशानी चल रही है थोड़ा सा, समझे, लॉकडाउन चल रहा है। और लाइक करें, पसंद आया है तो लाइक, डिसलाइक भी करें। देखिए आप डिसलाइक करेंगे तो क्रिटिसाइज जो होता है ये हमें और अच्छा करने की प्रेरित करता है, ये हमें ये और अच्छा। अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी करें, क्योंकि जब तक हमें चाहिए डिसलाइक, और कमेंट भी करें कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या और सुधार चाहते हैं। जैसे कि आप कमेंट कर सकते हैं कि सर लाइट बहुत कम है, बहुत टेढ़ लगा हुआ है, ऐसे भी कमेंट करें। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे और कमेंट में आप हमारी कमियां नहीं बताएंगे, तब हम कैसे सुधार करेंगे। अभी तो हमारे छोटा सा प्रयास है ये, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, हम कल मिलते हैं, और अगला टॉपिक जो भी इसके अंदर बच्चा है वो पढ़ाएंगे। लेकिन इसको लाइक तो करना पड़ेगा, नया चैनल है हमारा, मेहनत से पढ़ाएंगे हम, और पूरा कराएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे। ये नहीं कि मतलब जो है जो मन में आया वो पढ़ा दिया, हर एक चैप्टर बाय पढ़ाएंगे। और एक बार पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट की क्लास भी डाल रहा हूं मैं, जो यूपी टेट वाले बच्चे, सी टेट वाले बच्चे हैं, हरियाणा टेट, उत्तराखंड टेट के, उसको भी पढ़िए, वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी क्लास हम डालते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।